Welcome you all to Self Study. This is the new series of Chemistry, Class 9. The chapter is Atoms and Molecules, and in this video we will be studying about the laws of chemical combination and Dalton's atomic theory. Presented by me, Arzu Pundir. And before we begin, I would request you people to please go on the channel and subscribe it. So let's begin with the video. So laws of chemical combinations. There are two laws of chemical combinations which are given by Antonio Lavoisier and Joseph L. Proust. The two laws are the law of conservation of mass and law of constant proportion. जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे ये इन दो साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं. इनमें से जो पहला वाला लॉ है ये लिवॉइजर ने दिया था और जो दूसरा वाला है वो प्राउस्ट ने दिया था. ये बताते हैं कि जो केमिकल्स हैं, जब कोई एलिमेंट का मतलब है जैसे हम बोले ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से जो इंडिविजुअल हैं वो हैं एलिमेंट्स. और इनके साथ जो कंपाउंड्स बन जाते हैं जब ये कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया जो कि है वाटर, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे वो हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ऐसे ही और होते हैं जैसे अमोनिया, उसका फॉर्मूला है NH3. यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं. तो ऐसा जनरल रूल क्या है जो इनके कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है, वो चीज़ें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. तो पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो मास होता है वो ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसका मतलब कि ना तो बाहर से कोई और चीज़ उसमें आके मिल सकती है और ना ही कम हो सकती है. अगर आप इस डायग्राम को नीचे जो एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है फिगर के थ्रू उसको अच्छे से स्टडी करो तो आपको दिखेगा कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल या एटम जो भी है, समझ लो जो भी सब्सटेंस है वो 1 kg है, वो रिएक्ट कर रहा है द वन इन द ग्रे विच इज़ ऑफ 2 kg. तो ये दोनों जब मिल गए तो 3 kg जो है वो फॉर्म हुआ. तो इसका 1 kg, इसका 2 kg फॉर्मिंग 3 kgs ऑफ इट. अब जो हमारा कहना है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 1 और 2 kg को हमने कंबाइन किया एंड वी आर गेटिंग 4 kg ऑफ द कंपाउंड और 3.5, नॉट इवन 3.1. जो भी कंपाउंड्स मिलेंगे इसके बाद वो हमें एग्जैक्टली इनके मास के इक्वल ही मिलेंगे. और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो, ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही हों. अगर कोई चीज़, दो चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक से ज़्यादा चीज़ बन रही हो, या फिर एक चीज़ ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है उससे दो चीज़ें बन रही हैं, हमेशा जो पूरे जो सिस्टम है उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा. यहाँ पे इनिशियली जो रिएक्टेंट्स थे, हमारे जो केमिकल रिएक्टेंट्स थे, उनका जितना मास था, प्रोडक्ट्स कितने भी हों, उन सब का मिला के जो मास होगा वो जितने भी रिएक्टेंट्स थे उनके मास के इक्वल होगा. तो ये था हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट
proportion. अब ये क्या कहता है? It says that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. No matter where you create it. मतलब definite proportion होगी उसकी mass के according. अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहाँ क्रिएट कर रहे हो. आप उस चीज़ को एक लैबोरेटरी में भी क्रिएट कर सकते हो, उसको आप एक बाहर एक पार्क में भी क्रिएट कर सकते हो, आप उसको माउंटेन्स पे क्रिएट कर सकते हो, आप उसको प्लेन्स पे क्रिएट कर सकते हो. मतलब कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी उसको क्रिएट कर रहे हो, या फिर इनफैक्ट वी कैन से इवन इन स्पेस. अगर आप उस चीज़ को, वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जैसे हम बोल दें कि वाटर मिल रहा है, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो तभी वाटर कहलाएगी कोई चीज़ जब उसमें इस तरीके के मॉलिक्यूल हो, मतलब H2O हो, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन हो, तब जाकर वो वाटर बनेगा. मतलब जो इनका प्रपोर्शन बाय मास रहता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ 1 AMU. AMU इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. जैसे जनरली kg होती है या फिर ग्राम होता है, जो हम चीज़ें रेगुलर उसमें यूज़ करते हैं, ऐसे ही जब हम एटम्स का मास लेते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो हाइड्रोजन की होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 16. तो अब हाइड्रोजन के हमने बोले थे 2 एटम्स, तो कितने हो गए? 1 + 1 = 2. और ऑक्सीजन के कितने हैं? 16. तो जब 2 AMU अमाउंट का हाइड्रोजन 16 AMU ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, देन इट फॉर्म्स वाटर, जिसका जो टोटल मास है दैट इज़ 18 AMU. अब ये जो प्रपोर्शन है ना मास की 2:16 वाली, ये हमेशा कांस्टेंट रहनी है. अगर हम 2:16 को थोड़ा सा सॉल्व कर लें मैथमेटिकली, तो हमें पता है कि हम उसको कर सकते हैं 1:8. दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 2 1 2 8. अब इससे आगे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है जो ये कट के एक सिंपल फॉर्म में आ जाएं. तो 1:8 इज़ द proportion by which we have to combine hydrogen and oxygen to get water. अगर इसके अलावा proportion कुछ वैरी करेगी तो आपको शायद कोई नया कंपाउंड मिल जाएगा, लेकिन वो वाटर नहीं होगा. So this is very important thing which says that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. Now let's see what are atoms. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि एटम्स को इस तरीके से कंबाइन करना है, एटम को वैसे कंबाइन करना है. तो अब ये एटम क्या है? So atoms are the smallest particle of matter which cannot be further divided. बायोलॉजी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं सेल, जिसमें हम कहते हैं सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल से छोटी अगर कोई चीज़ है वी से कि उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसी तरीके से बोला जाता है एटम जो होता है ना, वो केमिस्ट्री में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो मैटर है जिसको हम पढ़ते हैं, मैटर जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम. वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता. उससे छोटा अगर कोई भी चीज़ है तो वो एज सच मैटर आपको एग्जिस्ट करती हुई नहीं मिलेगी. ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी. तो अब हमें ये पता चल गया कि एटम क्या है. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम. एंड जो केमिकल कॉम्बिनेशन की हमने लॉज पढ़ी थी, उनके बेसिस पर डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, और वो जो एटॉमिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है इन केमिकल कॉम्बिनेशंस की जो लॉज थी उनको. अब वो एटॉमिक थ्योरी क्या थी? लेट्स सी दिस.
दो वो थ्योरी बहुत ही सिंपल है और इसका जो हर एक पॉस्टुलेट है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉस्टुलेट्स जो इसके ये पॉइंट्स हैं इन्हें बोला जाता है पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो द फर्स्ट पॉस्टुलेट सेज दैट ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स, कि हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। अब मैटर में क्या क्या आता है हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट एनीथिंग विच इज सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में जो भी चीज़ है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, दैट इज़ अ मैटर। तो हर मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से। और मैटर में तीनों चीज़ें आती हैं, भले ही कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो। मतलब अगर हम हाइड्रोजन बोलें वो भी मैटर है, अगर हम वाटर बोलें वो भी मैटर है, और अगर हम वाटर को किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन कर दें, लाइक इफ़ यू आर कंबाइनिंग वाटर विथ सॉल्ट ना, तो इट बिकम्स अ सॉल्ट वाटर, वो जो मिक्सचर बना उन दोनों का दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर। सो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये पहला पॉस्टुलेट है। दूसरी चीज़ जो डाल्टन ने बोली वो ये थी दैट एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब जिसको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। दिस वर्ड इनडिविजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। सो डाल्टन सेड दैट दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आप उन्हें और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड का मतलब यहाँ ये आ जाता है कि आप उससे छोटा और कुछ ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और आप सोचते हो कि मुझे एक एटम से और कोई दूसरा छोटा पार्टिकल मिले, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा डाल्टन ने कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में। देन द थर्ड पोस्टुलेट सेज atoms of a given element are identical in mass and chemical property. Atoms of a given element, ये given element से आप यहाँ पे समझिए कि हम एक particular element की बात कर रहे हैं। फिर से हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमारा एलिमेंट हो गया। आर आइडेंटिकल इन मास, मतलब हाइड्रोजन का मास हम कहीं भी कैलकुलेट करें, कहीं भी उसको वे करें, तो हमें उसका मास हर जगह सेम मिलेगा। दैट वॉज 1 AMU। अगर उससे अलग कोई मास है देन दैट इज़ नॉट हाइड्रोजन। सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी हमेशा सेम रहेगी, मतलब वो जैसे रिएक्ट करता है दूसरी चीज़ों के साथ वो हमेशा हर जगह हर कंडीशन में वैसे ही रिएक्ट करेगा, इट वोंट चेंज। और यही बात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, पोटाशियम सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है कि उनका मास जो है आइडेंटिकल रहेगा हमेशा और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, भले ही आप उसको कहीं भी देखें। नेक्स्ट postulate says that atoms of different elements have different masses and different chemical property. Different elements के जो atoms हैं उनकी जो मास है वो डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो देखो अब ये जो हमारा थर्ड पॉस्टुलेट था और जो हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ऊपर वाले में ऑलरेडी कह दिया कि एक एलिमेंट की जो मास और प्रॉपर्टी है वो कभी चेंज नहीं होती है ना, तो दूसरे की उसकी जैसी कैसे हो सकती है। और फोर्थ पॉस्टुलेट हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके मास हमेशा डिफरेंट ही होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा डिफरेंट होगा और वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ वो भी डिफरेंट है, सिमिलर तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट एटम्स कंबाइन इन द नंबर ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। इट सेज कि एटम्स जो हैं वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेंगे। अब ये होल नंबर क्या होता है? ये हमने मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा है दैट होल नंबर्स आर लाइक 1 2 3 4 है ना, मतलब ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे
कि 2.5 एटम कंबाइन कर रहा है, नहीं, ये 0.5 वाला सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होता है। या तो एक मतलब पूरा फुल या फिर बिल्कुल नहीं। तो जब भी ये रिएक्ट करते हैं एटम्स जो हैं, जब कंबाइन करते हैं कोई कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो होल नंबर्स में करेंगे, या तो 1 होंगे या 2 होंगे, 3, 4, 5 इस तरीके से होंगे। कोई भी डेसिमल वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। And the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. ये चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले वाटर के केस में पढ़ चुके हैं कि नंबर और काइंड ऑफ एटम किसी भी जिस भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसमें सेम रहेगा। जैसे कि हमने बात की थी वाटर की, कि इसमें हाइड्रोजन हमेशा जो नंबर है इसके एटम के 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 ही रहेगा। अगर हम वाटर की बात कहीं भी करते हैं तो हमें हमेशा यही केमिकल कॉम्पोजिशन मिलेगा वाटर का। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है और काइंड ऑफ एटम भी सेम है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही हो रहा है। और उन दोनों के पर्टिकुलर अमाउंट में नंबर होने चाहिए, मतलब 2:1 का रेशियो है इसके हिसाब से। सो दिस वाज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ इस चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो हमें इस थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। ये हम एक तरीके से ले सकते हैं कि ये एक शुरुआत थी, एक इनिशिएशन था मैटर को समझने का। तो जिस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया गया था उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। लेकिन जब फ्यूचर में और रिसर्चेस होती गई और इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन सामने आते गए, उनके बेसिस पर फिर इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो कि चेंज भी होते गए। उनको हम अपनी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल नाउ, और इफ़ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हियर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, वो अनस्टॉपेबली आगे बढ़ती रहे। If you people have any doubts regarding any concept, just drop it down in the comment box, or any suggestion related to the video,